नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 11 में आयाम व आवर्ती के बारे में अध्ययन किया था। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। ये एक टेबल दे रखी है, इसको आप स्टडी कर सकते हो। इसमें वस्तु द्वारा किए गए कंपनों की संख्या, कंपनों में लगा समय, 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या, ये डाटा हैं, इनको आप स्टडी कर सकते हो। किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या अधिक है कि वस्तु ए में प्रति सेकंड कंपनों की संख्या अधिकतम एवं वस्तु सी में न्यूनतम। जैसे ए में 500 है, इसमें सी में 100 है, तो 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। उपयुक्त सारणी में आपने कंपनों की कुल संख्या में कंपनों में लगे समय का भाग देकर प्रति सेकंड कंपनों की संख्या ज्ञात की है। अतः हम कह सकते हैं कि आवर्ती निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात की जा सकती है। आवर्ती का मात्रक कंपन प्रति सेकंड होता है और जिसे अपन हर्ट्ज कहते हैं। तो आवर्ती का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज, जिसे HZ से डिनोट किया जाता है। आवृत्ति बराबर हो गया कंपनों की कुल संख्या बटे कंपनों में लगा समय। कंपन काल या आवर्तकाल, एक कंपन करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल एवं आवृत्ति एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। आवर्तकाल का मात्रक सेकंड होता है, अर्थात आवर्तकाल बराबर होता है 1/आवृत्ति। फिर नेक्स्ट है प्रबलता एवं तारत्व। प्रत्येक व्यक्ति जंतु वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ अलग अलग प्रकार की होती हैं। हमारे कानों में ध्वनियों के अनुभव को 3 लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है। ये 3 लक्षण प्रबलता, तारत्व एवं गुणता हैं। यहाँ हम केवल प्रबलता एवं तारत्व पर चर्चा करेंगे। गुणता के संबंध में आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। प्रबलता किसे कहते हैं, आओ समझे। ध्वनि की प्रबलता। गतिविधि 6। एक थाली या अन्य धातु पात्र पर चम्मच से पहले धीरे तथा बाद में जोर से चोट कीजिए। किस स्थिति में ध्वनि तीव्र या अधिक प्रबल है तथा किसमें क्षीण या कम प्रबल है। आपने ढोल या ढोलक बजाते हुए भी देखा होगा कि जब इन पर जोर से चोट की जाती है तो तीव्र या अधिक प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है, किंतु जब हल्की चोट की जाती है तो कम प्रबल या क्षीण ध्वनि उत्पन्न होती है। आगे दी गई सारणी में दिए जोड़ों में से क्षीण एवं प्रबल ध्वनियों की पहचान कीजिए। तो ये सारणी है, इसको आप स्टडी कर सकते हो। जैसे चिमटा एवं घंटा है, इसमें क्षीण ध्वनि है या क्षीण ध्वनि कम प्रबल, प्रबल ध्वनि अधिक प्रबल, तो इसको आप स्टडी कर सकते हो। जब आप धीमे बोलते हैं तो कम तीव्रता या प्रबलता की ध्वनि निकलती है, लेकिन जोर से बोलने पर अधिक प्रबलता की ध्वनि निकलती है। जिसकी तीव्रता या प्रबलता अधिक होती है, ध्वनि की तीव्रता उसके कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। अतः हम कह सकते हैं कि ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम बढ़ने पर बढ़ती है। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है। तो प्रबलता का मात्रक क्या होता है? डेसिबल, जिसे डीबी से डिनोट करते हैं। अपने दैनिक जीवन के अन्य अनुभवों से भी ध्वनि के प्रबल या क्षीण होने के उदाहरण खोजिए एवं इन पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है तारत्व। गतिविधि 7। एक चिमटा एवं घंटी को बजाकर देखिए किसकी ध्वनि महीन, तीखी या बारीक है तथा किसकी ध्वनि मोटी या भारी है। आप अपने अनुभव के आधार पर ध्वनि यंत्रों के जोड़े बनाकर उनकी ध्वनियों को तीक्ष्ण, बारीक तथा भारी, मोटी आवाज़ों में वर्गीकृत कीजिए। जैसे स्त्री व पुरुषों में सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ महीन होती है तथा पुरुषों की आवाज़ अपेक्षाकृत क्या होती है? भारी होती है। ध्वनि के तीक्ष्ण, महीन अथवा भारी, मोटी होने के लक्षण को तारत्व कहते हैं। तो तारत्व किसे कहते हैं? ध्वनि के तीक्ष्ण, महीन अथवा तीक्ष्ण और भारी होने के लक्षण को तारत्व कहते हैं। ध्वनि का तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व या आवृत्ति अधिक होने के कारण महिलाओं और बच्चों की आवाज़ पुरुषों की तुलना में सुरीली व बारीक होती है। अतः स्पष्ट है कि उच्च तारत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति उच्च तथा निम्न तारत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति न्यून होती है। कारण खोजिए। ढोलक की ध्वनि की अपेक्षा सितार की ध्वनि अधिक मधुर लगती है। कोयल और कोए की ध्वनि में से कोयल की ध्वनि अधिक मधुर लगती है। अपने आसपास की ध्वनियों की तुलना करके पता कीजिए कि किस ध्वनि का तारत्व अधिक
तथा किसका कम है। अब तक के विवेचन से आप ध्वनि की प्रबलता और तारतम्य में अंतर समझ गए होंगे। विभिन्न वस्तुओं की प्रबलता एवं तारतम्य की भिन्नता के कारण हम उनमें अंतर कर सकते हैं। जैसे शेर की दहाड़ की प्रबलता मच्छर की भिनभिनाहट से अधिक होती है, किंतु शेर की दहाड़ का तारतम्य मच्छर की भिनभिनाहट से कम होता है। यह भी अनुभव कीजिए। एक ही वाद्य यंत्र से भी अलग अलग तारतम्य की ध्वनि निकलती है। किसी हारमोनियम के अलग अलग बटन को दबाने पर अलग अलग तारतम्य आवृत्ति की ध्वनि निकलती है। क्या किसी बांसुरी के अलग अलग छेदों को खोलकर बजाने पर तारतम्य में अंतर होता है? आप अपने आसपास उपलब्ध वाद्य यंत्रों को बजाकर तारतम्य के बदलने का अनुभव कीजिए। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, आओ जाने। श्रव्य, पराश्रव्य, श्रव्य, अपश्रव्य व पराश्रव्य ध्वनि। हमारे कान में कम से कम 20 कंपन प्रति सेकंड हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन सकते हैं तथा अधिकतम 20,000 कंपन प्रति सेकंड की ध्वनि को ही सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज यानी 20 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनि को ही हम सुन सकते हैं। इसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। यानी 20 हर्ट्ज से अधिक और 20,000 से कम वाली ध्वनि को अपन सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम तथा 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अपश्रव्य यानी कि इंफ्रासोनिक तथा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक ध्वनि कहते हैं। पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग रोगों के निदान के लिए प्रयुक्त अल्ट्रासोनोग्राफी करने में किया जाता है। इसे साधारण बोलचाल की भाषा में सोनोग्राफी भी कहते हैं। पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग सोनार नामक यंत्र द्वारा समुद्र की गहराई नापने तथा पनडुब्बी की स्थिति व चाल ज्ञात करने में भी किया जाता है। चेतावनी। सोनोग्राफी का प्रयोग गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे शिशु के विकास व स्वास्थ्य की जांच करने में किया जाता है। कुछ लोग जांच के दौरान शिशु के लिंग का पता लगाते हैं तथा गर्भस्थ शिशु कन्या है तो गर्भपात करवा देते हैं। इसे भ्रूण हत्या माना जाता है। हमारे देश में लिंग जांच के लिए भ्रूण परीक्षण करना व करवाना दोनों ही कानूनी अपराध हैं। समाज में बेटियों को भी जीने का समान अधिकार है, यह भी जानिए। कुछ जंतु जैसे कुत्ते, चमगादड़, चूहे, व्हेल आदि पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं। पुलिसकर्मी पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग खोजी कुत्तों को प्रशिक्षण देने में करते हैं। चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनि को उत्पन्न करके परावर्तित होकर आने वाली ध्वनि को सुनता है, जिससे उसे अवरोध का पता चलता है। इसी कारण यह रात्रि के अंधेरे में भी उड़ सकता है। मानव कर्ण। मनुष्य के कान के बाहरी भाग की आकृति कीपनुमा होता है, इसे पिन्ना कहते हैं। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है, जिसे श्रवण गुहिका कहते हैं। इस नली के सिरे पर एक पतली झिल्ली दृढ़ता से तनित होती है। यह झिल्ली कर्णपटय कहलाती है। कर्णपटय को सामान्य भाषा में कान का पर्दा भी कहते हैं। ध्वनि के कंपन कर्णपटय को कंपित करते हैं। कर्णपटय कंपनों को अंतःकरण तक भेज देता है। यहाँ से श्रवण तंत्रिका द्वारा संकेतों को मस्तिष्क तक भेजा जाता है। इस प्रकार हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो ये ध्वनि सुनने की एक प्रक्रिया है और ये मानव कर्ण का जो नामांकित चित्र है ये दिखा रखा है। इसमें यहाँ पिन्ना है और इसको पटलिका बोलते हैं। ये कर्णपटय है, ये श्रवण तंत्रिका है, ये श्रवण गुहिका है। कान के पर्दे के कंपन की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित गतिविधि कीजिए। कागज का एक गिलास लीजिए, इसके पेंदे वाले भाग को काट लीजिए, इसके एक सिरे पर रबड़ के गुब्बारे की झिल्ली को तान कर बांध दीजिए, इसके ऊपर थर्माकोल के 4-5 सूक्ष्म टुकड़े रखिए तथा किसी विद्यार्थी को खुले सिरे पर कुछ शब्दों का उच्चारण करने के लिए कहिए। ध्यान से देखिए, थर्माकोल के टुकड़े ऊपर नीचे क्यों उछलते हैं? ध्वनि प्रदूषण। आपके द्वारा अनुभव की गई ध्वनियों में से कानों को अच्छी लगने वाली ध्वनि तथा अप्रिय ध्वनियों को वर्गीकृत कीजिए। सुस्वर ध्वनियाँ कानों को प्रिय या सुखद लगती हैं। वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ सुस्वर होती हैं। ये ध्वनियाँ जो कानों को अप्रिय लगती हैं उन्हें शोर कहते हैं। जैसे यातायात के साधनों से उत्पन्न ध्वनि, अत्यंत प्रबल ध्वनि युक्त संगीत निर्माण स्थल से आने वाली ध्वनि इत्यादि। हल्की ध्वनि जैसे श्वास लेना जिसकी तीव्रता 10 डेसिबल तक, श्वास की तीव्रता कितनी होती है? 10 dB। धीमी बातचीत की तीव्रता 20 से 30 dB यानी डेसिबल। रेडियो संगीत सामान्य
रूप की तीव्रता 50 से 60 डेसिबल तक होती है। ध्वनि की तीव्रता 50 डेसिबल तक होने पर हमें ध्वनि सामान्य व कर्णप्रिय लगती है। 50 से 80 डेसिबल कर्णप्रिय कब लगती है? 50 डेसिबल तक। और 50 से 80 डेसिबल की ध्वनि हम सहन कर सकते हैं, जैसे हल्का यातायात, विद्यार्थियों का शोर, सामान्य संगीत आदि। 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को असह्य माना गया है, चाहे वह सुरमय संगीत ही क्यों न हो। ध्वनि प्रदूषण निरंतर होने वाले तीव्र शोर जैसे मोटर गाड़ियों की आवाज़, रेल इंजन की आवाज़, कारखानों, लाउड स्पीकर की ध्वनि आदि से होता है। दैनिक जीवन की गतिविधियाँ प्रभावित होती हैं। इससे स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप, सुनने की क्षमता अस्थायी या स्थायी रूप से कम होना व कभी कभी बहरापन भी आ जाता है। ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय हैं: यातायात के समस्त वाहनों, औद्योगिक मशीनों, घरेलू विद्युत उपकरणों में शोर कम करने वाली युक्त साइलेंसर का उपयोग किया जाना, शोर उत्पन्न करने वाले क्रियाकलाप आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित होने चाहिए, टेलीविजन व लाउड स्पीकर की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए, सड़कों व भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए ताकि ध्वनि अवशोषित हो सके। यह भी जाने, भारतीय संगीत प्रणाली पूर्णतः वैज्ञानिक है। इसमें संगीत के 7 सुर होते हैं: सा रे गा मा पा धा नी। संगीतकार इन सुरों का उपयोग कर सुमधुर संगीत की रचना करते हैं। भारतीय संगीत में विभिन्न राग रागनियाँ होती हैं जो इन 7 सुरों में पर ही आधारित हैं। तो यहाँ पर अपना लेसन कंप्लीट होता है दोस्तों। इसको आपने क्या सीखा इसमें इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके इसको भी आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। इधर ये अभ्यास प्रश्न है, अभ्यास कार्य है, तो इसको भी आप वीडियो पॉज करके अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ये भी अभ्यास प्रश्न है। धन्यवाद दोस्तों।